यूनिट 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। आज हम रिलेशंस पढ़ेंगे। तो रिलेशन होता क्या है? रिलेशन होता है किसी भी दो थिंग्स, मतलब दो चीज़ों के बीच में कनेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन R and we write as A R B। ठीक है। अब रिलेशंस के टाइप पे आते हैं। भाई कितने तरह के रिलेशंस होते हैं? तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस, पहला है एम्प्टी रिलेशन। तो मान लो कि ए रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर है किसमें? सेट ए में, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन if no element of A is related to any element of A, that is R equals to psi A, ये साइन हो गया एम्प्टी रिलेशन का। तो एम्प्टी रिलेशन का मतलब होता है कि मान लो कोई सेट ए है और वो एम्प्टी रिलेशन तब कहलाएगा कि ए सेट का कोई एलिमेंट रिलेशन के अंदर ए सेट को डिफाइन ना करे। ठीक, ए सेट के कोई भी एलिमेंट रिलेशन के अंदर ना आए तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? एम्प्टी रिलेशन। मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ए सेट है जिसके अंदर ए बॉयज स्कूल, क्या है? स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल हैं, सारे स्टूडेंट आते हैं एक बॉयज स्कूल। तो एक बॉयज स्कूल में सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे? बॉयज़। और हमारा रिलेशन है कि ए कॉमा बी, दैट इज ए गर्ल इसको लिख लो ए कॉमा बी। तो ये हो गया ए कॉमा बी एंड ए गर्ल टॉलर देन 1 foot from बी गर्ल। तो ए गर्ल है वो बी गर्ल से टॉल होगी, ये रिलेशन है। लेकिन सेट क्या है हमारा? ए, इसके अंदर क्या है? सब बॉयज़। जब स्टूडेंट्स स्कूल में सारे बॉयज़ हैं तो एक भी गर्ल्स नहीं, तो हमारा रिलेशन क्या हो गया? एम्प्टी रिलेशन। अब इसमें ये ए और बी क्या होते हैं? ये चीज़ है डोमेन। डोमेन को कह सकते हो आप एक्स एक्सिस, रेंज डिफाइन करती है वाई एक्सिस को। तो जैसे कि 2,3, तो इसमें डोमेन हो गया 2 डोमेन एंड 3 हो गया रेंज। अब है ये हो गया एक रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन आपका। दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन
तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, अ सेट आर सॉरी ए रिलेशन R in a set is called universal relation if each element of A is related to every element of A, that is R equals to A क्रॉस A। तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है सारे एक सेट, कोई भी सेट A है आपके पास, जिसके अंदर आपके पास कोई रिलेशन है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी A के हैं वो वेल डिफाइंड हो रहे हैं आपके रिलेशन से, तो उसे आएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। कोई हर सारे एलिमेंट ऑफ ए किससे रिलेटेड हो रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन से। अब तीसरा है जिसे आप कह दोगे एक नोट है कि दोनों बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड, क्या कहते हैं इन्हें, ट्राइवल रिलेशंस भी कहते कई बार हम, ट्रिवियल रिलेशंस। ठीक है भाई। अब अगला रिलेशन आता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये इसके अंदर होती है 3 प्रॉपर्टी, तब ये डिफाइन होता है। पहला होता है रिफ्लेक्सिव। एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तो उसका मतलब है इफ A, A belongs to R for every A belongs to A। यदि A, A बिलोंग कर रहा है, आपके पास कोई सेट है A, तो उसका एक एलिमेंट यदि डोमेन और रेंज दोनों हैं, सेम एलिमेंट डोमेन में भी आ रहा है रेंज में भी आ रहा है और बिलोंग कर रहा है किससे, R रिलेशन से, तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एग्जांपल कोई सेट है 1, 2, 3, 4, रिलेशन है आपके पास 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4। तो अब ये 1, 1 बिलोंग कर रहा है R से और 1 बिलोंग करता है किससे, ए सेट से लिया है आपने, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगला है सिमेट्रिक। कोई रिलेशन आपका सिमेट्रिक कब होगा, यदि इफ A1, A2 डोमेन में क्या है A1 और रेंज आपकी A2 हो, मतलब दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हों, बिलोंग करते हैं R रिलेशन से। यदि कोई रिलेशन है A1, A2 डिफाइन हो रहा है R रिलेशन में, implies that A2, A1 belongs to R for all A1, A2 belongs to A। तो इसका मतलब है यदि A1 और A2 दो एलिमेंट्स हैं जो कि A सेट से लिए गए हैं और A1, A2 बिलोंग कर रहा है R को, तो A2, A1 भी बिलोंग करेगा
आर को, तभी कोई रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। यदि नहीं करता है तो वो नॉन सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। जैसे कि मान लो ए सेट है आपके पास, इसमें 1, 2, 3, तो कब कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन है आपके पास ए सेट का, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3 और 3, 2, ये कोई रिलेशन है। तो सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि 1, 2 भी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, एंड 2, 1 भी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। तो दैट मीन्स रिलेशन इज सिमेट्रिक। एंड तीसरी प्रॉपर्टी है जो इक्विवेलेंस के लिए ज़रूरी है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन है आपका, इफ़ A1, A2 belongs to R and A2, A3 belongs to R, that implies that A1, A3 belongs to R and A1, A2, A3 belongs to set A। तो यदि A1, A2 इस फॉर्म में, रेंज जब आपके डोमेन आपका A1 हो, रेंज आपकी A2 हो, और रिलेशन को डिफाइन करें R को, और A2, A3 भी R रिलेशन को डिफाइन करें, तो उसका मतलब एक A1, A3 भी R रिलेशन को डिफाइन करने चाहिए, तभी आपका रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ए सेट है आपके पास 1, 2, 3, 4, तो कोई रिलेशन है जिसमें डिफाइन हो रहा है 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3 एंड 1, 4, एंड रिलेशन है 1, 3 हो गया, 1, 4। तो रिलेशन ट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि 1, 2 बिलोंग कर रहा है किसको, आर रिलेशन को, 2, 3 बिलोंग कर रहा है किसको, आर रिलेशन को, तो दैट, और 1, 3 भी बिलोंग कर रहा है किसको, आर रिलेशन को। तो A1, A2, A2, A3 और A1, A3 बिलोंग कर रहे हैं आर को, दैट मीन्स दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यदि इफ a relation R in a set, यदि आपका कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांससिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो वह रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। इफ ए रिलेशन R in a set A is said to be an equivalence रिलेशन इफ R क्या है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है भाई, तो आपका रिलेशन R तभी कहलाएगा, रिलेशन इक्विवेलेंट तभी कहलाएगा जब वो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो और साथ के साथ रिफ्लेक्सिव भी हो। तो अब आगे आते हैं, मान लो आपके पास दो सेट हैं, दो सबसेट हैं। एक तो है आपका ई सेट जिसमें कि सारे के सारे और इवन इंटीजर्स हैं। दूसरा है ओ सेट जिसमें पूरे ऑड इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स। और ये एक पूरा सेट है क्या, जेड का सबसेट है ये, ई और ओ किसके, जेड के। तो कुछ बातें ध्यान है, कुछ पॉइंट्स हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स
ई के एक दूसरे से रिलेट करेंगे। तो ऑल एलिमेंट्स, क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? इवन इंटीजर्स। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ई आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड इसी तरह से ओ सेट के भी सारे रिलेशन, सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेट करेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? पूरे के पूरा सेट में ओ में ऑल इंटीजर्स हैं। तो एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ओ आर रिलेटेड टू ईच अदर। लेकिन कोई भी एलिमेंट ई का रिलेट नहीं करेगा या फिर रिलेटेड नहीं होगा किसी भी एलिमेंट ओ के साथ। तो ई सेट का कोई एलिमेंट किसके साथ रिलेट नहीं करेगा? ओ सेट के, क्योंकि ई सेट में क्या है? सारे इवन इंटीजर्स, ओ में क्या है? सारे ऑड इंटीजर्स। तो आपस में कभी रिलेट कर ही नहीं सकते। एंड ई एंड ओ आर कॉल्ड डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब कि जिनमें कोई रिलेशन ना हो। और जेड क्या है आपका? जेड होगा ई यूनियन ओ। द सबसेट E is called the equivalence class containing 0 denoted by कि 0 ई सेट को हम इक्विवेलेंस क्लास कह देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? इक्विवेलेंस क्या है? डिनोट किससे करते हैं? ज़ीरो से, क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो एलिमेंट होता है इवन के अंदर। और इसी तरीके से ओ को इक्विवेलेंस इज द इक्विवेलेंस क्लास, ये वो इक्विवेलेंस क्लास है। इक्विवेलेंस क्लास क्योंकि ये सारे सेट ई भी अपने आप में एक इक्विवेलेंट रिलेशन है और ओ भी इक्विवेलेंट रिलेशन है, तो इसलिए इक्विवेलेंस क्लास में है कंटेनिंग 1 and is denoted by 1, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है इवन और ये शुरू होता है 1 से। तो इसका मतलब O इज नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसमें ऑड है, इसमें इवन है, इसमें ऑड है। O को हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ R एंड 1 को कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ R प्लस 1। इसका मतलब है R बिलोंग्स टू Z। R एक एलिमेंट है जो Z से कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो O सेट के अंदर मतलब 0 इक्विवेलेंस क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे 2 टाइम्स होंगे किसके? एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर्स। एंड 1 क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ट्वाइस ऑफ इंटीजर प्लस में 1, क्योंकि ऑड है। तो ये हो गए आपके 2 रिलेशन। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एग्जांपल लेते हैं हाँ, सॉरी उसके लिए, पर अब एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट, मान लो कि एक टी सेट है आपके पास जिसमें कि सारे के सारे ट्राइंगल्स हैं और ऑल ट्राइंगल्स एक प्लेन के अंदर इन ए प्लेन, और रिलेशन है तुम्हारा
जो इसके सेट को डिफाइन कर रहा है कि T1, T2, दैट इज T1 ट्राइंगल इज कन्ग्रुएंट टू T2 ट्राइंगल। तो इसको शो करना है हमें कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो पहला इक्विवेलेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्सिव। तो T1, T1 belongs to R because every triangle is congruent to itself and T1 belongs to T। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, क्यों? क्योंकि हर एक ट्राइंगल अपने आप खुद से क्या हुआ, कन्ग्रुएंट। एवरी ट्राइंगल इज कन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, दैट मीन्स आर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। एक प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी आते हैं हम, दूसरी है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ़, क्योंकि T1, T2 belongs to R, T1 is congruent to T2, that means T2 will be congruent to T1। यदि T1 ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है किसके, T2 के, तो ये जाहिर सी बात है कि T2 ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होगा किसके, T1 के। दैट मीन्स T2, T1 belongs to R and T1, T2 belongs to T set। That means R is symmetric। अब तीसरी प्रॉपर्टी आती है, दूसरी हो गई रिफ्लेक्सिव, पहली हो गई आपकी, सिमेट्रिक दूसरी, और ये ट्रांजिटिव तीसरी। तो ट्रांजिटिव का मतलब है यदि T1 ट्राइंगल, T2 belongs to R, T1 is congruent to T2 and T2, T3 belongs to R, T2 is congruent to T3, that implies that T1 will be congruent to T3, क्योंकि यदि T1 T2 के कन्ग्रुएंट है, T2 T3 के, तो T1 T3 के कन्ग्रुएंट हो ही जाएगा by the properties of congruency of triangles। T1 will be congruent to T3 and T1, T2, T3 belongs to T set। That means R is transitive, hence R is an equivalence relation, hence proved। तो पहली एक्सरसाइज 1.1 इन्हीं चीज़ों पर पूरी आधारित है, इन्हीं क्वेश्चंस पर कि इक्विवेलेंट रिलेशन है या नहीं है। तो एक्सरसाइज 1.1 आपकी ख़त्म हो